के ले लो, मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 मार्क्स का ही क्यों ना है। भैया मैं बताता हूं आपको ये 3 रीजन किस प्रकार से लिख के आने हैं। अगर आपने ये लिख लिया आपके पूरे नंबर आने वाले। सीआरटी का क्वेश्चन है, हर साल आता है, सब कोई 6 कारण बता देगा, पर जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से कोई नहीं बताने वाला। A+A देखो यार, ये 4 बातों में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें लोग सेंटिमेंट हो सकते हैं, पर प्लीज इसे एजुकेशन के माध्यम से लेना और किस सेंटिमेंट से मत लेना। हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के आ चुके हैं और मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। भैया जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, बस आप वही करके आ जाना, बुक 1 में से वही आने वाला है। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। भैया सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले चैप्टर से ही होगा। क्या है भैया क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दूंगा ताकि आपको आसानी हो सके समझने में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिखाइल गोर्बाचेव? आखिर मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? क्या वो रिस्पॉन्सिबल थे सोवियत यूनियन के विघटन के लिए? देखो एक सिंपल सी बात है, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। आखिरी जो है ये जनरल सेक्रेटरी थे यूएसएसआर के। इन्होंने जो है ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोइका ये नाम की 2 पॉलिसीज निकाली थी। इनकी पॉलिसीज की वजह से जो है बहुत ज्यादा यूएसआर ट्रिगर हो गया कि भैया ये पॉलिसी लॉन्च क्यों नहीं हो पा रही। फिर रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने एक एक करके जो है अपने आप को अलग कर लिया यूएसएसआर से। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो आग में घी डालने का काम करते हैं। सर इसमें लिख के क्या आना है? भैया लिख के जो आना है वो ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने एक स्पेशल बुक से लिए हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक है जी, तो भैया यहाँ लिख के ले लो, मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 2 मार्क्स का ही क्यों ना है। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लैरिफाई एनी 3 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। भैया सोवियत यूनियन के विघटन के 3 रीजन बताने हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर बहुत आसान है। भैया मैं बताता हूं आपको ये 3 रीजन किस प्रकार से लिख के आने हैं। अगर आपने ये लिख लिया आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। देखो यार सोवियत संघ के विघटन के 3 रीजन। सबसे पहली बात क्या है कि सोवियत सिस्टम टूटा खुद के ऑटोक्रेसी से, खुद के जो है तानाशाही से। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो थी 70 साल से चलती आ रही कम्युनिस्ट सरकार, उसकी वजह से जो सोवियत सिस्टम टूट गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसियां। तो जब आप एग्जाम में लिख के आए तो पहले हेडिंग लिख के आए, उसके बाद उसकी हेडिंग लिख के आए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करके लिख के आए, आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से जो है आप आंसर को सही तरीके से लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, राइट एन एस्से फॉर द अगेंस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल। With the disintegration of Second World War, India should change its foreign policy and focus more on friendship with US rather than the traditional friend like Russia। हिंदी में एक बार बात कर लेते हैं फिर समझाऊंगा। निम्नलिखित कथन में से पक्ष या विपक्ष में आंसर दीजिए कि भैया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद या सोवियत संघ के टूटने के बाद भारत को जो है अपनी विदेश नीति बदलकर आपको जो है रूस के बजाय अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए। भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल आता है एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलनी चाहिए। तो आप जो है पक्ष और विपक्ष दोनों में बात लिखोगे, पहले लिखोगे हाँ जी बदलनी चाहिए, क्योंकि भैया बढ़ती दुनिया में जो है यूएस हेजेमनी, यूएस की पावर बढ़ती जा रही है, तो उसका सपोर्ट तो करना चाहिए। इसके अलावा आप नेगेटिव में भी लिखो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूएसएसआर ने 1971 के वॉर हो, चाहे आपका जो है इंडिपेंडेंट के बाद भाखड़ा नागल डैम हो, चाहे ना जाने कितनी सारी पॉलिसीज हो जिसमें रशिया ने सो कॉल्ड यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो हमें भैया अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया वो बहुत बड़े लेवल पे हमें जो है इकोनॉमिक ट्रेड भी देता है। तो दोनों बात करोगे पक्ष विपक्ष में, तो भैया आप यहाँ पे और ऐसे डाल के आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बात करते हैं। ओए होए 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 भैया आएगा ही आएगा, इवन मेरे एग्जाम में भी आया था ये। 6 कॉन्सिक्वेंसेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन टूटने के 6 कारण बताइए। भैया बता दोगे? देखो सब कोई 6 कारण बता देगा, पर जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं उस तरीके से कोई नहीं बताने वाला। भैया 6 कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सोवियत यूनियन टूटने का? मैंने आपको बताया था क्या कि भैया देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, परिणाम जो बाद में निकलते हैं, रीजन नहीं, बाद में। सबसे पहली चीज 80 साल तक चल रही जो आपकी 40-50 साल तो चली चलिए डायरेक्टली, जो आप लोगों का कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया। दूसरा, नई नई कंट्रीज बन गई, एक CIA बना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट।
CIS सॉरी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके अलावा जो है आप लोगों का रशिया जो है सुपर पावर में आ गया, नो डाउट, मतलब यूएसआर की जगह रशिया ने ले लिया। इसके साथ साथ साउथ थेरेपी आया, इसके साथ साथ जो है कोल्ड वॉर या आर्म रेस, ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये सारी बातें आपको लिख के आनी है, प्रॉपर आंसर दूंगा। और नो डाउट भैया ये सारे सवाल मैंने लिए कहां से, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया कहां से हूं, बताने वाला हूं थोड़ी देर में। इसके अलावा भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान, आसियान की ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1968 में बना भैया, 67 में बैंकॉक के अधिवेशन बना था। ये प्रॉपर जो है एग्जाम में आता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये बहुत आसान हो जाएगा भैया, एक क्वेश्चन से, सिर्फ एक क्वेश्चन से सभी आने वाले फर्स्ट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब बता दूंगा। एक क्वेश्चन से सारे ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर कर देता हूं, सुनो ध्यान से। देखो हर किसी के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, तीसरा सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्टिव। हर जगह यही बात लिख के आ जाओगे, बच जाओगे, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, सबका सेम फंडा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना, और कल्चर और सोशल जो है एस्टेब्लिशमेंट लेके आना है, क्लोजनेस लेके आना, कॉपरेशन लेके आना। ये बातें लिख के आओगे, बेसिक आंसर मिल जाएगा। बाकी आसियान के ऑब्जेक्टिव में 2 बातें और स्पेशल है, क्या, एक आसियान वे, ठीक है, आसियान वे, आसियान शैली जिसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जो है आसियान विजन, विजन 2020। ये दोनों बातें जो है कुछ स्पेशल है जो आप लिख के आ सकते हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों बार देख लो। आसियान की जो है स्थापना का उद्देश्य बताइए है। आगे बात करते हैं भैया 4 फीचर ऑफ आसियान, सेम बात आ गई। आसियान की 4 फीचर्स जो आपको आसियान को अलग बनाते हैं। सबसे पहला भैया 4 विशेषताओं में से आसियान वे, आसियान शैली। इसके अलावा जो है आसियान रीजनल फोरम, आसियान में जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है कॉपरेशन बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आसियान के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो भी अगर लिख के आ जाओगे तो वो भी इसके फीचर बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, चाइना हैज बीन भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएमए क्वेश्चन, पीएमए बोले तो पेपर में आएगा। चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, चाइना जो है दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रही है। बताइए कैसे ये बात सच है, पूरी कहानी लिख के आ जाना चाइना की। भैया 1949 में जो चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ उससे लेके 1978 तक ओपन डोर पॉलिसी, सारी बातें आप लिख के आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी छोड़ दिया मार्क्स वहीं कट जाएंगे। तो सारी बातें जो है चाइना की आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो मेरे से, इंडिया एंड चाइना, इसका रिलेशन इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है, गारंटी है। इंडिया चाइना रिलेशन हाफ ईयर एग्जाम में आ रहा है, गारंटी है, लिख लेना। आगे बात करता हूं भैया, write about the role play the European Union as the supranational organization। ओके, सीधी सी बात कि भैया यूरोपीय यूनियन की क्या विशेषताएं हैं। अब देखो मार्शल प्लान 1945 में बना मार्शल प्लान और 1993 में बना मास्टर ट्रीटी, इन दोनों के बीच में जितनी भी स्टोरी है वो सारी स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए कि OEEC कब बना, EEC बना, आपका पेरिस संधि क्या था, रूस संधि क्या था, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें आपको लिखनी है। वही आपका यूरोपीय यूनियन है। इवन यूरोपीय यूनियन में सांगेन वीजा जो है वो भी आपके एग्जाम में आता है भैया, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भैया सारे क्वेश्चन में लाया कहां से हूं, तो भैया सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जीक्यूट की बुक पे। देखो यार एडुकार्ड की बुक मैं हर बार रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैं लिटरली ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए हैं मैंने। एडुकार्ड की बुक में आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक मिलता है, इसके साथ साथ जो है आपको प्रॉपर जो है वन शॉट, मतलब आप देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक भी है, वन शॉट बुक भी है। आप जो बुक लेना चाहो वो ले सकते हो। सर आप कौन सी रिकमेंड करते हो? देखो यार मैं आपको लिटरली बताऊं कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन बैंक लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे चैप्टर आता है, मुझे वन शॉट पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, वन शॉट बुक ले लीजिए। तो ये दोनों ही, चाहे क्वेश्चन बैंक लो चाहे वन शॉट बुक लो, ये दोनों ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिटरली मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, एक बार यूं और एक बार यूं ऐसे मैच कर लेना, ऐसे क्वेश्चन कॉमन आने वाले हैं एडुकार्ड की बुक और हाफ ईयरली एग्जाम की बुक में, बिल्कुल कॉमन। तो आप जो है उस काम को जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं। अभी ये देखो, अभी ये ह्यूमैनिटीज की सारी बुकें यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आप लेना चाहो, चाहे वन शॉट चाहे क्वेश्चन बैंक, हर चीज अवेलेबल है। आगे बात करते हैं भैया, बैक टू द टॉपिक। हाउ डिड यूरोपीय कंट्रीज फिर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस द स्टेप्स टेकन? वही मैंने बताया कि यूरोपीय यूनियन कैसे जो है यूरोपीय यूनियन बना। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद टूट गया, मार्शल प्लान बना, ठीक है। मार्शल प्लान के बाद 1983 में जो मास्ट्रिक्ट संधि बना, उसकी पूरी कहानी आपको यहाँ लिख के आनी है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। The emerging economies of China and India has a great potential. Narashkala mind.
जैसे मैंने आपको बताया, बाल को देखो, इसमें शीशा भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन तो आपको बताना ही है। यहां पे आगे एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, क्या कि इंडिया और चाइना के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दुनिया में यूनिपोलर में आने के लिए। समझाइए कैसे। आप पढ़ के जाते इंडिया चाइना रिलेशन, आप पढ़ के जाते चाइना, आ गया दोनों की पावर बतानी है भैया। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, फ्रेश मैंने जो है सैंपल पेपर से निकाला है ये क्वेश्चन। इंडिया चाइना का दोनों का ग्रोथ बताना है एक साथ। आगे बात करते हैं भैया, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में। सर इसके आंसर्स मैंने आपको बताया व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है। आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 इश्यूज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भैया इंडिया और बांग्लादेश के पीछे जो भी कहानियां है वो सारी बतानी है। इवन इंडिया बांग्लादेश के बीच में क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या चीजें बुरी हैं, वो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। जैसे 2 पॉजिटिव बात बताइए एग्रीमेंट, और 2 डिसएग्रीमेंट बताइए। एग्रीमेंट यही है कि भैया हम लोग जो है ट्रेड में अच्छा है, पर्यावरण में अच्छा है। डिसएग्रीमेंट ये है कि भैया नदी बंटवारे में प्रॉब्लम होती है, टेररिज्म बहुत ज्यादा बांग्लादेश में, जो इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता है। आगे बात करते हैं भैया, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा। आगे, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल ऑफ ऑल दीज कंट्रीज बोले तो सार्क की जितनी भी कंट्रीज है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क में कितनी कंट्रीज है? अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। देखो मैं ऐसे याद करता हूं, अफगान का बहुत माल बैन इन पानेसरू, अफगान से अफगानिस्तान, बहुत से भूटान, ठीक है, माल से मालदीव्स, बैन से बांग्लादेश, इन से इंडिया, पीए से पाकिस्तान, एनई से नेपाल और एसआरआई से श्रीलंका। जैसे नेपाल से याद है, नेपाल में बहुत ज्यादा जो है जेंजी लोगों ने जो है एक सोशल मीडिया का बहुत बड़े लेवल पे अच्छा इस्तेमाल करते हुए एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है, और डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट वहां पे जो है हिल चुकी है। इवन नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो है इस्तीफा भी दे दिया है। क्या चल रहा है पूरा मामला, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं भैया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि नेपाल के साथ साथ, सिर्फ नेपाल नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि पूरे ऑल ओवर सार्क में जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी का मिक्स रोल रहा है? देखो मैं आपको बताऊं, इंडिया में और श्रीलंका में हमेशा से डेमोक्रेसी रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज में क्या रहा है? इन दोनों कंट्रीज में मिक्स रिकॉर्ड रहा है। मतलब पाकिस्तान में भी लीडरशिप रही है, आर्मी रूल रहा है, और बांग्लादेश में भी रहा है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान के बाद वहां पे जो है आर्मी रूल आ गया था, और शेख हसीना से पहले तक आर्मी रूल ही था। वो सारी बातें आपको लिखनी है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जनरल याहिया खान, जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा, मतलब जनरल नहीं थे वो, जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा जितने भी रहे हैं वो जो है आर्मी रूल लेके आए हैं। और बेनजीर भुट्टो के बाद जितने भी रहे हैं, नवाज शरीफ के बाद, वो भी आर्मी रूल लेके आए हैं। तो आप देख सकते हो 50% जो है आर्मी रूल रहा है पाकिस्तान में, और 50% डेमोक्रेसी रही है। एट द एंड उसका मैं बात करूँ मालदीव्स की, तो मालदीव्स में सुल्तान का राज था, उसके बाद भी जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी आई। तो आप देख सकते हो जितनी भी कंट्रीज मैंने नाम लिए हैं, नेपाल हो राजतंत्र था, डेमोक्रेसी आ गई, नेपाल हो या कोई भी कंट्री हो, हर जगह वहां पे एट द एंड डेमोक्रेसी रही है। वो कहानी आपको यहाँ पे लिख के आनी है कि कैसे कह सकते हो आप कि इन जगहों पे जो है लोकतांत्रिक रिकॉर्ड रहा है। तो सारी बातें बताओगे कैसे लोकतंत्र की इन्होंने डिमांड की है। आगे बात करते हैं वालकुसी। वही सवाल आ गया कि आखिर क्यों पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पाई। तो मैं 4 बातें बोलूंगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। देखो यार, ये 4 बातों में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें लोग सेंटिमेंट हो सकते हैं, पर प्लीज इसे एजुकेशन के माध्यम से लेना और किस सेंटिमेंट से मत लेना। सबसे पहला ए से आर्मी, उसके बाद दूसरे ए से आतंकवाद, तीसरे ए से अमेरिका, और चौथे ए से अगेन सिर्फ एजुकेशन के मामले से अल्लाह। सर कैसे है कि वो समझा दो। देखो, पाकिस्तान के लोगों को आर्मी पे बड़ा ट्रस्ट है, इसलिए वो चाहते हैं कि भैया आर्मी रूल रहे। इसके अलावा आतंकवादी कभी भी नहीं चाहते डेमोक्रेसी आ जाए, वरना उनकी पावर खत्म हो जाएगी। अमेरिका या इंटरनेशनल प्रेशर कभी भी नहीं आया पाकिस्तान में ताकि जो है वहां पे डेमोक्रेसी ना आ पाए। और लास्ट, धर्मगुरु। ठीक है, मैं धर्मगुरु वर्ड यूज करता हूँ क्योंकि वहां पे जो है बहुत बड़े लेवल पे धर्मगुरुओं का दबदबा है। धर्मगुरु कभी भी नहीं चाहते जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, वरना उनकी पावर खत्म हो जाएगी। तो ये बातें हैं यहाँ पे, आप एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, what steps have been taken to normalize the Indo-Pak relation of India's ruler the last 2 decades? भैया हिंदी में बात करें तो पिछले 2 दशकों से भारत और पाकिस्तान के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो हम सारी बातें कर लेते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ, 2 अलग अलग देश बने। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वॉर भी हुआ, 1947 में भी वॉर हो गया कश्मीर को लेके। फिर जो है आपका सारे वॉर, चाहे आपका लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे वॉर हो, 1963 का वॉर हो, चाहे आपका जो है 1971 का वॉर हो, चाहे आपका कारगिल वॉर हो, वो सारी बातें जो है यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे रिलेशन कैसे सुधरे उसकी बात करते हैं। देखो भैया,
चाहे दिल्ली से, दिल्ली नहीं, इंडिया से पाकिस्तान बस सेवा हो, चाहे जो है हम लोगों का ट्रेड हो, इन सब मामलों में हम लोगों ने जो है बॉर्डर डिस्प्यूट से लेके इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छे करने की कोशिश की है, पर लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब चाहे जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लो, चाहे किसी भी ऑपरेशन की बात कर लो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन सही नहीं हो पाता है। पर आपको यहाँ पे पॉजिटिव बातें लिखनी है जो लिख सकते हो आप। आगे बात करते हैं भैया, कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, साउथ एशिया का एक क्वेश्चन रट लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर्स, दिस रीजन अनेबल टू एक्सट्रैक्ट ओके। अब यहाँ पे सुंदर आंसर क्या है, यहाँ पे आपको बताना है साउथ एशिया कंट्रीज आपस में दूसरे ट्रस्ट नहीं करती हैं, तो वही वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट बताते चले जाओ। इंडिया बांग्लादेश का वॉर, इंडिया नेपाल की लड़ाइयाँ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ, वैसे जितने भी हमारे वॉर रहे हैं, जितने भी झगड़े रहे हैं, तो सारी आप बोल सकते हो कि अभी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाहे डिस्प्यूट हो, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो, चाहे इकोनॉमिक डिस्प्यूट हो, चाहे ट्रेड का डिस्प्यूट हो, हम कभी भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो। सारी बातें बतानी है आपको यहाँ पे। इवन साफ्ता जो है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्ता जो है फेल भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि ट्रस्ट एक दूसरे पे नहीं करते ये लोग। आगे बात करते हैं भैया, देख लो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश की स्टोरी भैया, आपको 1971 में बना बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार, अवामी लीग की सरकार ने कैसे बांग्लादेश को बनाया, एग्जाम में आ रहा है। हाँ जी, तो बात आपको करनी है बांग्लादेश की पूरी स्टोरी। आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया दैट हैव बीन प्रपोज्ड रिसेंट ईयर ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। भैया सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस। भैया ये चारों परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्यों नॉन परमानेंट मेंबर और बढ़ने चाहिए या परमानेंट मेंबर भी खत्म होने चाहिए, ये वीटो पावर क्या है, वो सारी बातें आप कर लेना। मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म। अगर भैया ये याद नहीं किया तो क्या याद किया, यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन में क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, लिस्ट वही सेम चीज भैया, क्या क्या जो है हमने चीजें करी कि भैया हमें क्यों बदलना चाहिए, और इसके अलावा ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर मुझे बनना चाहिए। तो 5 में से कौन कौन सी चीजें अपनाई गई थी कि भैया अगर आपने ये क्राइटेरिया अपना लिया तो आप यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाओगे। उसका बजट अच्छा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल अच्छा होना चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब मेन कंपोनेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के सारे अंगों की बात कर लेते हैं भैया, आओ जी आओ, अभी कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है भैया। यहाँ पे सबसे पहले महासभा है, जनरल काउंसिल, जनरल असेंबली है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन है। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल जो खत्म हो चुका है, हिंदी में न्यास परिषद बोलते हैं। इसके बाद जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसके बाद जो है सेक्रेटरी है। तो ये सारी बातें जो आपको करनी, इसमें सबसे मेन है सेक्रेटरी, सचिवालय, ठीक है। महासभा भी नो डाउट सभा करती है, 5 मेंबर होते हैं, 2 साल के लिए चुने, 5 मेंबर होते हैं और 5 मेंबर के पास 1 वोट होता है। इसके अलावा इसमें 10 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, इसमें 53, इसमें 9, ये सारी बातें आपको करनी। ट्रस्टीशिप काउंसिल खत्म ही हो चुका है। जनरल सेक्रेटरी सिर्फ एक होता है। आज के टाइम पे कौन है जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन का, तो एंटोनियो गुटरेस। कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे बान की मून। उससे पहले कौन थे, बुतरस घाली। ये सारी बातें जो है कॉफी एंड अन्नान, ठीक है, बस ठीक है, सारी रटवा लोगे क्या मुझसे, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं भैया, Why was need to improvement of United Nation। भैया सेम बात बोल रहा हूं, आखिर यूनाइटेड नेशन में क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं भैया, रिफॉर्मिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेम बात आ गया भैया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है पर कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा भैया। एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन। ओए होए 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 होए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, आखिर वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण है V + V + V + P, वस्तु व्यक्ति विचार पूंजी। क्या बोला मैंने, वस्तु व्यक्ति विचार पूंजी, इसका ट्रेड होना, इसको ग्लोबलाइजेशन, एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी ने कैसे जो है ग्लोबलाइजेशन को चेंज कर दिया। अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्या पता मैं वीडियो कॉल पे किससे बात भी कर रहा हूँ, क्या ये सब ग्लोबलाइजेशन है। तो भैया ग्लोबलाइजेशन से जो है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हम एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। आगे बात करते हैं भैया, आपको बताना है क्या एडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन के। तो भैया इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड
कल्चरल एडवांटेजेस बतानी है आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन की, प्रॉपर ऐसे बना के आइएगा, एग्जाम्पल में डायग्राम वगैरह बनाने के मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। आगे बात करते हैं भैया। भैया आपको बताने हैं ग्लोबलाइजेशन इंडिया में क्यों बैन हुआ, मतलब बैन ऑब्वियसली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन क्यों लोग मना करते हैं। तो दक्षिणपंथी वामपंथी इन द सेंस जितने भी वेस्टर्न सोच के लोग हैं वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितने भी इंडिया में ईस्टर्न सोच के लोग हैं वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बात बतानी है। और कैसे इंडिया ने और दुनिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को और इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को और ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडिया को इफेक्ट किया, वो आंसर पता होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, भैया सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों के बारे में आपको बताना है। भैया पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरक्षा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरे क्या हैं, नए खतरे न्यू थ्रेट्स क्या क्या है वो पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा जो है टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, माइग्रेशन, पॉवर्टी, उसके बाद कोरोना वायरस डिजीजेस, ये पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं भैया। वंस अगेन, अरे 25 बोले थे पर अभी 2 क्वेश्चन और दूंगा। वंस अगेन भैया क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं यहीं से लेके आया हूँ, जरूर देखिएगा और मतलब इसको लीजिएगा। इसके अलावा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। अभी देखो, जाओ मत, मैंने यहाँ पे अगर इस मौके पे मैं रोक रहा हूँ तो 2 क्वेश्चन और बताने के लिए रोक रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है रुक जाएं और आप लोग मेरे रियल फॉलोअर्स नहीं बोलेंगे, रियल स्टूडेंट्स हैं जो लिटरली इस चीज को मानते हैं। 2 क्वेश्चन सुन के जाओ, स्पेशल क्वेश्चन भैया। 26वां क्वेश्चन भी ले जाओ, क्या कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां एग्जाम में आ रहा है, लिखवा के आएगा ही आएगा भाई साहब, आएगा ही आएगा। दूसरा 27 क्योटो प्रोटोकॉल भैया एग्जाम में आता है। रियो समिट एग्जाम में आता है, ठीक है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर में। इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, करके आइएगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों चीजों का, इस क्वेश्चन के आंसर का भी और मोस्ट ब्यूटीफुल बुक का भी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।